मेरे साथ हैं बाबू हुसैन मलिक, जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी आर के प्रेसिडेंट। पिछले कई दिनों से लगातार अगर बात करें तो कश्मीर में इन्होंने कई प्रोटेस्ट किए डेली विजर्स के लिए, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट के हों। और भी कई इश्यूज़ हैं जिनके साथ हायर अथॉरिटीज़ में इन्होंने मुलाकात की। किन मुद्दों पे मुलाकात की, इसी पे हम जानते हैं इनसे कि कहाँ कहाँ पे प्रोटेस्ट की, और जब आपने हायर अथॉरिटी के साथ बातचीत की उसके मेन जो इश्यूज थे वो क्या थे? मैं मीडिया का तहे दिल के साथ शुक्रगुज़ार हूँ जो हर वक्त जम्मू कश्मीर के, चाहे वो परमानेंट मुलाजम हैं या ऑल टाइप ऑफ डेली वेजेस जम्मू कश्मीर के अंदर जो काम करते हैं, उनकी आबाद को उजागर करने की कोशिश करते हैं और सरकार तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। डेली वेजर का जो मुद्दा है जम्मू कश्मीर के अंदर, पिछले 20 और 25 साल से लगातार वो लोग अपना काम सारे अंजाम दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर जितनी सरकारें आई उन्होंने भी अनदेखी की, इग्नोर किया इनके इशू को रिज़ॉल्व नहीं किया। और आज भी यहाँ 2019 के बाद जम्मू कश्मीर एक स्टेट थी, उसके बाद यूटी में तब्दील किया गया, लेकिन अभी तक जो डेली वेजर है वो दर दर की टोकरें खा रहा है। कहीं भी कोई उनको इशू को रिज़ॉल्व नहीं किया गया। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं 6 बार चीफ सेक्रेटरी साहब जो अटल डुल्लू साहब से उनसे मेरी मुलाकात हुई। रिसेंटली 2 जुलाई को मैं कश्मीर में भी मैंने उनके साथ ये इशू डिस्कस किया। और सबसे अहम मुद्दा जो है वो डेली वेजर का है, चाहे वो किसी डिपार्टमेंट में काम करने वाले डेली वेजर हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि 94 में 70,000 डेली वेजर रेगुलाइजेशन हुए थे। हमने एक बड़ी स्ट्रगल की थी, हड़ताल हुई, उसके बाद 70,000 डेली वेजर जो रेगुलाइजेशन हुए, सरकार ने एक पॉलिसी बनाई कि जिनके 7 साल पूरे हुए उनको रेगुलाइजेशन हुई। 94 के बाद सरकार यहाँ जम्मू कश्मीर में लगाती की, लेकिन अभी तक उनका इशू जो है जूं का तूं पड़ा हुआ है। मैंने पीछे चीफ सेक्रेटरी साहब को भी मिला, मैंने सारी डिमांडें जो है चीफ सेक्रेटरी के मेमोरेंडम सबमिट किया। और सबसे अहम मुद्दा जो है डेली वेजरों का है। आप देख लीजिए वाइल्ड लाइफ के अंदर जो पिछले दिनों में 1 महीने से लगातार वहाँ हर डिस्ट्रिक्ट में जो है इनका प्रोटेस्ट हुआ। और मैंने ख़ुद वहाँ कुलगाम में, शुपैया में, उसके बाद डाची गांव में हमने वहाँ प्रोटेस्ट किए। इन बेसिकली जो ये वाइल्ड लाइफ के अंदर जो डेली वेजर जो लगे हुए हैं, कैजुअल लेबर हैं, इनके साथ नाइंसाफ़ी है। अगर ये लोग 15-15, 20-20 साल से ये काम करते हैं तो फिर इनके साथ नाइंसाफ़ी क्यों है? और आप देख लीजिए यहाँ 2 महीने पहले फॉरेस्ट के अंदर जो है 500-600 जो डेली वेजर हैं वो निकाला गया है। हम ये कहना चाहते हैं कि अगर 15-15, 20-20 साल से ये लोग लगातार अपना ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, तो आज उनके लिए हम ये हमारी गुहार लगाई है सरकार से कि इनकी रेगुलाइजेशन पॉलिसी बने, लेकिन सरकार ने उल्टा उनको नौकरी से ही टर्मिनेट कर दी है। तो जी यही एक इशू मैंने पूछना था कि जब आप वहाँ पे गए प्रोटेस्ट किया, तो ये जो 500-600 लोगों को निकाला गया, आपका कहना है कि 15-20 वर्षों से वो वहाँ पे अपनी कार्य सेवाएं दे रहे थे डिपार्टमेंट को। तो ऐसा क्या कारण उन्होंने बताया कि निकालने का? कुछ ना कुछ कारण तो बताया रहा होगा। देखिए, वो सबसे अगर उसमें ज़्यादा डिफ़ाल्टर है इनके निकालने में, जो कंसर्न जो डीडीओ हैं इनकी, वो गलत इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट को भेजते हैं। अगर जब भी ये इन्फॉर्मेशन वहाँ से जाती है, ये लिखते हैं कैजुअल लेवल्स ओब्लिक नीड बेसिस ओब्लिक सीज़न लेवल्स। मुझे ये बताओ कि एक बंदा सीज़न लेवल्स का मतलब होता है या नीड बेसिस का होता है? सरकार को जब ज़रूरत पड़ी 5-6 महीने रखा, उसके बाद उसको टर्मिनेट किया। जो 15-15, 20 साल से लगातार काम कर रहे डिपार्टमेंट में अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, तो उनके साथ ये नाइंसाफ़ी क्यों है? हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार इसके लिए कोई ठोस पॉलिसी बनाए। तो काम तो इनसे लिया जाता है, लेकिन उसको बदले में क्या दिया जाता है? वाइल्ड लाइफ की मैं बात करूं, इनको साल में 2 या 3 बार इनको सैलरी मिलती है। अगर 15-15, 20 साल से ये काम करते हैं, तो सरकार को जिस तरह अदर डिपार्टमेंट से 9,350 रुपये
पर मंथ उनको दिया जाता है। तो इसी तरह वर्ल्ड लाइफ में जो कैजुअल लेबर जो काम करने वाले हैं उनको भी वो मिलना चाहिए। लेकिन अभी तक वो जो डिफ़ाल्टर बेसिकली हैं, जो वर्ल्ड लाइफ जो कंसर्न डीडीओ हैं, ये उनकी नाकामी है, क्योंकि वो गलत इन्फॉर्मेशन सरकार को जाते हैं और सरकार के पास जब ये इन्फॉर्मेशन जाती है वो देखते हैं कि ये कैजुअल लेवल है, नीड बेसिस है, ये क्या है, सीज़न लेवल्स है। इसमें तो क्लियर कट इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट को देनी चाहिए ना कि 15-20 साल से ये इस डिपार्टमेंट में अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, लेकिन वो गलत इन्फॉर्मेशन जाते हैं और जब गवर्नमेंट के पास जाती है तो उसी वजह से जो है उनको टर्मिनेट सिंध के अंदर और गांधरबल के अंदर जो 400-500 लोगों को निकाला गया है। तो मैं ये कहना, ऑफिसरों की कुछ नासमझी के कारण कि उनका जो डिसीजन है या जो लिखने का तरीका है, जिस कारण कि वो एडमिनिस्ट्रेशन के पास, हायर अथॉरिटी के पास जाता है, सरकार के पास जाता है, तो उनको समझने में प्रॉब्लम आती है। जिस तरह से आपने कहा कि सीजनल लेबर जो है या उसकी जगह कैजुअल लेबर या डेली विजर की जो एक सरकारी तहत के साथ लगा हुआ है, उस तरह से कुछ लिखने में इनको सरकार के आगे जो है रखने में परेशानी दे रही है। देखिए जो 15-20 साल से या 25 साल से काम कर रहा है वो तो नीड बेसिस रहा ही नहीं, बिल्कुल, ना वो सीज़न लेवल रहा। मैं ये कहना चाहता हूँ इनके लिए सरकार जिस तरह 1994 में 70,000 डेली वेजर रेगुलाइजेशन हुए थे, एक सरकार पॉलिसी बनाए। अगर उस वक्त 7 साल की बनाई थी, आज 10 साल की पॉलिसी बनाए। लेकिन यहाँ जब पिछली सरकारें थी उन्होंने भी कुछ नहीं किया। SRO 520 इन्होंने निकाला, हमने उसको भी रिजेक्ट किया क्योंकि वो भी एक परमानेंट पॉलिसी नहीं थी, वो भी एक इनके साथ खिलवाड़ था। हम ये कहना चाहते हैं कि इनके लिए कोई ठोस पॉलिसी वन टाइम सरकार इसको सेटल करे। और कुछ लोग जो हैं यहाँ, कुछ चंद लोगों को ऐसे बेवकूफ़ बनाते हैं जी ये होगा वो होगा। ये ऐसे दलाल लोग होते हैं जो किसी पॉलिटिकल पार्टियों के साथ मिले हुए होते हैं। अच्छा, चीफ सेक्रेटरी साहब के साथ आपने इन इश्यूज़ पे जो बातचीत की, उनका क्या कहना था कि जो डेली विजर वो अन्य इश्यूज़ थे? देखिए चीफ सेक्रेटरी साहब से जब मेरी 2 जुलाई को मीटिंग हुई तो हर डिमांड पर डिस्कस हुई और सबसे अहम मुद्दा जो है उसमें डेली वेजर था। चाहे वो PHE का डेली वेजर है, स्टेट डिपार्टमेंट का डेली वेजर है, वाइल्ड लाइफ के अंदर जो डेली वेजर काम करता है, या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम, जितने भी डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर के अंदर हैं, हमने ये कहा कि इनके लिए कोई सरकार ठोस पॉलिसी बनाई। और उसमें और भी बहुत सारे मुद्दे थे। जो मुलाजम जो रिटायर हो गए हैं पिछले 1 साल से, अभी तक उनका ना तो GP फंड मिला है, और एक्टिव इन सर्विस में जो है मुलाजम हमारा है उसका GP फंड जो है 8-8, 9-9 महीने से उनको पैसा नहीं मिल रहा। वो अप्लाई करता है कि मैंने बेटे की शादी करनी है, बेटे की शादी हो भी जाती है, 12%, 15% इंटरेस्ट पर बैंक से लोन के वो शादी कराता है, या किसी की मिसेस बीमार होती है या कोई बच्चा बीमार होता है, लेकिन उसको टाइम पर पैसा नहीं मिल रहा था। 9-9, 10-10 महीने हो चुके हैं। और जो रिटायर हो गए हैं 1-1 साल से उनका जो क्लेम है, ग्रेजुएट है, कम्यूटेड है, लीव सैलरी है, वो सारा 1 साल से जो है पेंडिंग पड़ा हुआ है। जब मुलाजम का अपना पैसा है, कम से कम मुलाजमों का पैसा तो वो मिलना चाहिए। तो चीफ सेक्रेटरी ने एश्योरेंस दिया हमें कि ये हम जल्दी हम इशू सेटल करेंगे। ये डेली वेजरों के लिए भी हम लगे हैं, कोई ना कोई पॉलिसी इनके लिए बनाएंगे। और सबसे ज़्यादा जो अहम इशू है जम्मू कश्मीर के अंदर, जो वो डेली वेजर जो टेम्परेरी वर्कर जो काम करता है, उसके लिए सरकार को कोई ठोस पॉलिसी बनानी चाहिए। जो नीड बेस या सीजनेबल, क्योंकि जो लगाए गए हैं, और जब आपने कहा कि DD पावर जब वो करते हैं तो वो लिखने में उसको ओब्लिक जो डेली कैजुअल लेबर, सीजन लेबर, नीड बेस, तो ऐसा वो क्यों लिखते हैं? क्या आपने उनसे पूछा उनसे कि भाई इस तरह से आप क्यों लिखते हो कि सरकार उसको नकार दे? देखिए बेसिकली जब भी हम जाते हैं हायर अथॉरिटी को ऊपर जाते हैं, जब इनका केस जाता है नीचे से, जब नीचे से कोई चीज़ गलत जाएगी, ऊपर कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं है। हम ये कहना चाहते हैं अगर डिफ़ाल्टर है, इनके DDO हैं जो गलत इन्फॉर्मेशन सरकार को भेजते हैं, ये लिखे ना कि भाई ये कैजुअल लेवल है, ये नीड बेसिस नहीं है, ये सीज़न लेवल नहीं है, तो ये गलत इन्फॉर्मेशन की वजह से इनका काम जो है वो बिगड़ जाता है। हम ये कहना चाहते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर जितने भी ये लोग हैं, इन लोगों के लिए कोई ठोस पॉलिसी बनानी चाहिए। सही लिखत में ऊपर जो सरकारों के आगे पेश किया जाए, जिससे मैं कि इनको इनका हक मिल सके। बिल्कुल बिल्कुल। देखो जैसे पिछले दिनों में SPO से हम सबों की बात करते हैं, एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी जो है 4.5 लाख मुलाजमों के इशू को के लिए लड़ती है और लड़ती रहेगी। और हम ये कहना चाहते हैं SPO हैं या होम गार्ड्स हैं, इनके साथ भी नाइंसाफ़ी है। तो पीछे जो DG साहब हैं, उन्होंने कहा है कि हम इसके लिए जो है SPOs के रेगुलाइजेशन पॉलिसी बना रहे हैं। इसी तरह होम गार्ड में अगर आपने उनसे मुलाकात की? हाँ बिल्कुल, पीछे मैंने 26
जो है पिछले महीने जून को मैंने मीटिंग रखी थी लाल मंडी में, 150-200 बंदा मीटिंग में था उसमें, और मैंने डिस्कस की। उसमें ये एसपीओ भी थे और होम गार्ड के भी थे। हमने कहा है कि ये इशू जो है सरकार को रिजॉल्व करना चाहिए। ये जितने भी मुद्दे हैं, चाहे डेली वेजरों का है, चाहे आंगनवाड़ी वर्कर है, हेल्पर है, आशा वर्कर है, हम ये कहना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो है एक ठोस पॉलिसी बनानी चाहिए। लेकिन अभी तक जम्मू कश्मीर को अगर यूटी बनाया है तो अभी तक यहाँ मिनिमम वेजेस एक्ट भी नहीं लागू किया गया है। तो कम से कम 18-20 में जो डिफरेंट यूटी हैं, यूटी के अंदर जो हिंदुस्तान के में पड़ती हैं, अगर वहाँ 15,000 से ऊपर लेते हैं या 18,000 मिनिमम वेजेस एक्ट लागू किया, तो जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं? अगर होम गार्ड में जो काम करने वाला कर्मचारी है उसको आप 46,000 नियरेस्ट चंडीगढ़ जो है 46,000 उनको दिया जाता है, लेकिन यहाँ जम्मू कश्मीर में जो होम गार्ड में उसको सिर्फ 2700 रुपये दिए जाता है। क्या 2700 रुपये में वो अपने फैमिली की लुक आफ्टर कर सकते हैं? हम ये कहना चाहते हैं ये जितने भी मुद्दे हैं ये जेन्युइन मुद्दे हैं। उसके बाद 18% जो डीए है, जब कोविड-19 था तब भी सरकार ने वो जो है वो बंद कर दिया। हम वो भी कहना चाहते हैं कि वो 18% जो डीए है वो मुलाजमों को इमीडिएटली सेंट्रल गवर्नमेंट से अपील करते हैं, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर साहब से, कि उसको लागू किया जाए। ओल्ड पेंशन को रिस्टोर किया जाए। ओल्ड पेंशन जो है 2010 जनवरी के बाद जम्मू कश्मीर का जो मुलाजम है, जो न्यू पार्टी है, उसकी पेंशन ख़त्म कर दी। क्या एक एमएलए की क्यों नहीं ख़त्म होती? एक मंत्री की, जो मंत्री बनता है उसकी क्यों नहीं ख़त्म होती? अगर वो एक दिन भी रहेगा तो उसकी फैमिली पेंशन भी लगेगी। ये दो जो कानून है ना, ये नहीं बनने चाहिए। हम ये कहना चाहते हैं ये जितने भी मुद्दे हैं ये जेन्युइन हैं। और चौथी बात ये है 8th पे कमीशन। हम ये भी कहते हैं कि 8th पे कमीशन को भी लागू किया जाए। और सबसे अहम मुद्दा जो है वो डेली वेजरों का है। सबसे पहले हम कहते हैं कि सरकार को, चाहे वो सेंट्रल की सरकार है, चाहे जम्मू कश्मीर की यूटी की एडमिनिस्ट्रेशन है, हम उनसे अपील करते हैं कि इमीडिएटली ये डेली वेजरों का जो है ये इशू रिजॉल्व किया जाए। अगर सरकार नहीं करती, हमने पीछे भी बड़े प्रोटेस्ट भी किए हैं, आंदोलन कश्मीर में मैंने काफ़ी आंदोलन किए हैं, तो यहाँ भी हम एक बार फिर सरकार को कहते हैं कि इमीडिएटली इनका इशू जो है रिजॉल्व। महीने जून के जो आपने जिस तरह बताया कि प्रोटेस्ट किया है, कहीं इश्यूज भी लगे देखिए कश्मीर में मैंने पुलवामा में भी प्रोटेस्ट किया है, तो उसका क्या नाम है, बड़गाम, शोपियां में प्रोटेस्ट किया है, कुलगाम में प्रोटेस्ट किया है, डाची गांव में प्रोटेस्ट किया है। उसके बाद दर्जनों मैंने वहाँ मीटिंगें की हैं, इसीलिए कि डेली वेजरों का मुद्दा जो है ये प्रायोरिटी बेसिस पर हल होना चाहिए। और वाइल्ड लाइफ के अंदर जो काम करने वाले हैं उनकी इन्फॉर्मेशन जो है सही गवर्नमेंट को भेजनी चाहिए। 700 सेक्रेटरीट में से एक लेटर आती है, फॉरेस्ट कमिश्नर उसको लिखता है कि 754 डेली वेजरें इनको ट्रांसफ़र करो, जो है कैंपा से आउटसोर्सेज में इनको लगाया जाए अंडर मेजर हेड 264। हम ये कहना चाहते हैं कि इनको आउटसोर्सेज में लगाया जाए, कैंपा से इनको ट्रांसफ़र किया जाए। लेकिन अभी तक वो जो इन्फॉर्मेशन है वो नहीं पहुंची। मैं चीफ़ वाइल्ड लाइफ अफसर को भी 2-4 दिन पहले मिला, तो वाइल्ड लाइफ अफसर ने भी यही कहा, चीफ़ वाइल्ड लाइफ अफसर ने, कि यहाँ जो कंसर्न जो डीडीओ हैं उनकी इन्फॉर्मेशन अभी हमारे पास नहीं पहुंची। और अगर डिफ़ाल्टर हैं तो यही जो है जो डीएफओ, जो कंसर्न जो डीडीओ हैं वो डिफ़ाल्टर हैं, इनकी गलत इन्फॉर्मेशन भेजते हैं और इनका इसीलिए बेचारे ये भुगत रहे हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं ये जेन्युइन मुद्दा है डेली वेजरों का, सरकार को इमीडिएटली रिजॉल्व। जब आपने सब कुछ मीटिंगें और प्रोटेस्ट करके जब हायर अथॉरिटीज़ के साथ, या जिस तरह आपने कहा कि चीफ सेक्रेटरी के साथ मुलाकात की, तो उनकी तरफ से क्या कहा गया, आश्वासन क्या दिया गया? देखिए, एक तो अल्लाह का शुक्र है, जहाँ पहले चीफ सेक्रेटरी साहब थे वो तो किसी मुलाजिम को मिलते नहीं थे, और ये चीफ सेक्रेटरी जो डुल्लू साहब आए हैं, ये हर जो भी बंदा जाता, सिंगल बंदा जाएगा, डिपोटेशन जाएगा, लेकिन मिलते हैं और बात करते हैं। SRO 43 के तहत केस थे। हम पहली बार जब मिले हमने कहा कि 5-5, 6-6 साल से ये केस जो है SRO 43 के तहत जो है वो पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि ये हम जल्दी रिजॉल्व करेंगे। उसके बाद उन्होंने क्या किया, 3000 केस जो है वो निकाल दिया है। जब इस बार हमें मिले, हमने कहा कुछ केस जो रह गए हैं SRO 43 और SRO 120, वो जितने भी केस हैं उन्होंने कहा है, मैंने कहा जनाब हम आपके शुक्रगुजार हैं, जो काफ़ी पेंडिंग जो केस पड़े हुए थे आपने किए, लेकिन थोड़े केस बच गए हैं। तो उन्होंने ये हमें एश्योरेंस दिलाया कि ये जल्दी SRO 43 के जो केस भी हैं हम इनको भी रिजॉल्व करेंगे।
और डेली वेजरों का जो मुद्दा है हम इस पर भी काम कर रहे हैं। तो चीफ सेक्रेटरी साहब बात सुनते हैं और काम करते भी हैं उस पर, ये शुक्र है। वरना पहले चीफ सेक्रेटरी साहब थे तो वो तो आपको पता ही है, सबों को मीडिया भी जानता है, इसमें सब जानते हैं। तो हम आश्वस्त हैं उनके हर कार्य से और जल्दी लगता है कि जो भी बातें आपने की है वो जो फाइनलाइज होंगी किसी मुद्दे तक पहुंचेंगी। मैं ये अपील करता हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब से, होम मिनिस्टर साहब और जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन, एलजी एंड चीफ सेक्रेटरी साहब से गुजारिश करता हूँ कि ये जितने भी मुद्दे हैं, सबसे अहम मुद्दा जो डेली वेजरों का है, इसको सबसे पहले रिजॉल्व करना चाहिए, क्योंकि ये दबा कुचला जो मजलूम, सबसे ज़्यादा मजलूम जो है वो डेली वेजर है। इस डेली वेजर के जो इशू का है सरकार को रिजॉल्व करना चाहिए, ताकि मुझे ये बात बताओ, जो लोग 25-25 साल से काम करते हैं, 50 साल की इनकी एज हो चुकी है, और बहुत सारे लोग जो हैं 60 साल पूरे हुए, जैसे आए थे वैसे ही रिटायरमेंट 60 साल करके पूरे करके चलेगी। तो इनके साथ तो बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है ना। हम ये कहना चाहते हैं कि इमीडिएटली डेली वेजरों के लिए रेगुलर पॉलिसी बनाई जाए और इनके इशू को रिजॉल्व किया जाए। शुक्रिया बाबू हुसैन जी, जिस तरह से इन्होंने बताया कि पिछले महीने लगातार कई जगह पे प्रोटेस्ट भी किए, उसके बाद जो चीफ सेक्रेटरी साहब के साथ हायर अथॉरिटी के साथ मुलाकात की और कई इश्यूज़ जो है उन पे बातचीत की, वाइल्ड लाइफ का इशू, फॉरेस्ट, डेली विज़र जितने भी हैं डिपार्टमेंट में, और भी कई इश्यूज़ पे जो बातचीत की है। और भी कोई अगर आपका इशू हो आप कमेंट राय रख सकते हैं और हमारी कोशिश रहेगी कि हायर अथॉरिटी तक आपकी आवाज़ को पहुँचाया जा सके। कमेंट राय ज़रूर रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।